नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दहेज का भूखा ससुराल। प्रिया ने मां के हाथों से बना लाल लहंगा पहना और जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। आज उसकी शादी थी गौरव से, वही गौरव जिससे पिछले 2 सालों से बात हो रही थी, जिससे उसने अपने दिल की हर बात बांटी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल की धड़कनों में एक अलग ही बेचैनी थी। शादी के मंडप में जब उसने गौरव का हाथ थामा तो उसे लगा था जैसे ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जिसमें प्यार होगा, सम्मान होगा और एक ऐसा घर होगा जहां उसे अपनाया जाएगा। विदाई के वक्त मां ने गले लगाकर कहा था, बेटी, अब तू उस घर की इज्जत है, वहां हर दर्द को मुस्कुराकर सह लेना, तभी सब तुझसे खुश रहेंगे। गौरव का घर बाहर से जितना सजीला दिखता था, अंदर से उतना ही सख्त और ठंडा था। पहली बार जब उसने सास के पैर छुए तो हल्के से आशीर्वाद मिला, लेकिन आंखों में अपनापन नहीं था। शुरू के कुछ दिन ठीक ठाक बीते। गौरव बाहर जाता, लौटकर मुस्कुराता और कहता, थक गया हूं। प्रिया उसके लिए चाय बनाती, मुस्कुराकर कहती, मैं हूं ना। लेकिन जल्द ही वो मुस्कुराहटें बोझ में बदलने लगी। शादी के हफ्ते भर बाद ही सास ने सुबह 5 बजे दरवाजा खटखटाया। बहू, सोने का वक्त गया, अब इस घर के नियम समझ ले, काम पर लग जा। बिना कुछ कहे प्रिया उठ गई, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया, बर्तन धोए, कपड़े सुखाए। गौरव तक के जूठे मोजे और अंदरूनी कपड़े भी खुद ही धोने पड़े। दोपहर होते होते पीठ में दर्द उठने लगता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन उसने धीरे से कहा, थोड़ी देर लेट जाओ क्या? गौरव ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए जवाब दिया, मां कहती है, यही सब तो सीखना है तुम्हें, तुम तो अभी नई हो, सब धीरे धीरे समझ जाओगी। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन से उसकी जिंदगी एक मशीन जैसी हो गई। सुबह से रात तक बस काम, बिना थमे। दिन बीते, हफ्ते बीते और उस घर की दीवारें उसे घूरने लगी। सास ताने देती, तेरे मायके से कुछ लाया ही क्या था, इतना बड़ा शादी का खर्चा करवा दिया और लिफाफे देखो तो जैसे भीख में दिए हों। एक दिन प्रिया ने रसोई में से गौरव को पुकारा, मां बार बार दहेज की बात करती है, मैंने क्या गलत किया? गौरव चुप रहा। उसने बस एक नजर डाली और दरवाजा बंद करके चला गया। फिर एक दिन जब मायके से फोन आया और प्रिया ने मां से बात करनी चाही, तो सास ने मोबाइल छीन लिया। हर वक्त मामा करती है, क्या अभी भी उसी घर में रहती है? प्रिया ने देखा कि अब उसके पास न मोबाइल था, न बाहर जाने की इजाजत। एक दिन जब उसने मायके से मिले एक सलवार सूट को पहनना चाहा, तो सास ने छीना और अलमारी में फेंक दिया। इन्हें देखकर चिढ़ आती है। हमारे घर का रिवाज अलग है। धीरे धीरे गौरव की बेरुखी बढ़ती गई। उसने बात करना लगभग बंद कर दिया था। रात को देर से आता, अक्सर शराब की गंध में लिपटा हुआ। एक रात प्रिया ने धीमे से पूछा, कुछ बात है क्या? गौरव ने एक थप्पड़ जड़ दिया, बहुत सवाल करती है तू। उस रात प्रिया फर्श पर सोई। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह जब उसे बार बार उल्टी आने लगी, तो सास ने झल्लाकर कहा, कहीं तू पेट से तो नहीं? डॉक्टर ने पुष्टि की, प्रिया गर्भवती थी। उसने मन में एक छोटी सी लौ महसूस की, शायद ये बच्चा ही उसकी जिंदगी में नई रोशनी लाएगा। लेकिन सास ने तुरशी से कहा, बच्चा पालना है तो अपने बाप से पैसे मंगवा, यहां तो दाल दूध के भी लाले हैं। प्रिया चुप रही। वो दिन रात खटती, थकती, फिर भी पेट पर हाथ फेरकर मुस्कुराती। लेकिन एक दिन जब उसने धीरे से कहा, थोड़ा दूध ले आइए, डॉक्टर ने कहा है जरूरी है। सास ने हाथ से लोटा फेंका, हम तेरे पेट के लिए दूध नहीं खरीदेंगे, जाकर अपने बाप से मंगवा। एक दिन प्रिया सीढ़ियों से नीचे जा रही थी।
गर्भ 5वें महीने में था। पीछे से एक जोर का धक्का लगा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ऊपर सास मुस्कुरा रही थी। वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उसका पेट जोर से फर्श से टकराया। चीख निकली, खून बहने लगा। अस्पताल में जब होश आया तो चारों तरफ अजनबी लोग थे। उसने सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखा। डॉक्टर ने नजरें झुका ली। बच्चा नहीं बच पाया। प्रिया की आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। शायद सारे आंसू उसी खून में बह चुके थे जो फर्श पर फैला था। अस्पताल से लौटने के बाद प्रिया पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे से वो मासूम चमक जैसे लापता हो गई थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा बेजान। बच्चा खोने का गम तो था ही, पर जो बात उसे सबसे ज्यादा खा रही थी वो ये एहसास था कि ये महज एक हादसा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। वो दिन रात चुप रहने लगी, बोलना भी भूल गई थी। जैसे खाने की थाली सामने होती पर वो सिर्फ ताकती रहती। गौरव अब खुलकर बाहर रहने लगा था। कभी कभी रात भर नहीं लौटता। सास उसे देखकर ऐसे बर्ताव करती जैसे वो बोझ हो। एक दिन जब वो आंगन में बैठी थी तो सास के मुंह से निकला, मर जाती उस दिन तो अच्छा होता, अब फिर से पालना पड़ेगा इसे। उसका मन किया चीख कर कहे कि वो कोई बोझ नहीं है, लेकिन होंठ बंद रह गए। कुछ दिन बाद जब उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और डॉक्टर ने कहा कि उसे शारीरिक आराम के साथ मानसिक सहयोग की भी जरूरत है, तो सास ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर पैसे तो ज्यादा ले रहे हैं, पर समझ कुछ नहीं रहे। गौरव ने आंखें फेर ली। घर में एक कमरा था, सबसे आखिरी कोने में, सालों से बंद। शादी के बाद जब प्रिया ने उस कमरे के बारे में पूछा था तो सास ने सख्ती से कहा था, वो कमरा मत छूना, वहां किसी के पैर नहीं पड़ते अब। पर अब जब प्रिया अकेली बैठती तो अक्सर उस कमरे से कुछ आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो, फुसफुसा रहा हो। कभी दरवाजा खुद ब खुद हिलता। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने वो आवाज फिर सुनी। कोई बुदबुदा रहा था, मुझे मत बंद करो, मुझे मत बंद करो। डरते हुए वो उठी और दबे पांव उस बंद कमरे तक पहुंची। दरवाजे के पास खड़े होते ही दिल धड़कने लगा। कमरे की कुंडी बाहर से लगी थी। उसने कान लगाया, अब सब शांत था। अगली सुबह सास ने तिरछी निगाहों से देखा और कहा, कहाँ घूम रही थी रात को? प्रिया ने कुछ नहीं कहा। एक दिन जब गौरव घर पर नहीं था और सास बाजार गई थी, प्रिया से रहा नहीं गया। वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची और धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। धूल से भरा कमरा था, पर बीच में एक पुराना पलंग और दीवार पर एक टूटी हुई तस्वीर। तस्वीर के पीछे किसी लड़की की आंखें थी, डरी हुई, बुझी हुई। कमरे के कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही उसने उसका दरवाजा खोला तो एक पुरानी डायरी और कुछ कागज मिले। डायरी में नाम लिखा था, श्रद्धा राजपूत। पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा था, शादी के बाद मुझे लगा था कि ये घर मेरा है, पर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मैं यहां सिर्फ एक सौदा हूं। दहेज की रकम कम थी, इसलिए रोज ताने मिलते। एक दिन मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया गया। मेरा बच्चा मर गया। अब मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया है। शायद अब कभी बाहर न निकल पाऊं। प्रिया का शरीर कांप उठा। हाथ से डायरी गिर गई। क्या ये वही कहानी थी जो उसके साथ दोहराई जा रही थी? डायरी के अगले पन्ने पर किसी की लिखाई में सिर्फ एक लाइन थी, माफ कर देना बेटी, मैं तुझे बचा नहीं पाई। उसकी आंखें छलक गई। उसने सिर घुमाकर देखा। कमरे की दीवार पर हल्का सा खून का निशान था। वो बाहर भागी, सांसें तेज थी, लेकिन अब उसके अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। उसी शाम जब गौरव आया
प्रिया ने डायरी उसके सामने रख दी। गौरव चौंक गया, पर अगले ही पल डायरी छीनकर जलाने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने हाथ पकड़ लिया। अब बहुत हो गया गौरव। मैं चुप थी क्योंकि सोचती थी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं। सास वहां गई, बोली, तू भी उसी की तरह निकली, उस श्रद्धा जैसी, जब मुंह खोलती है घर का माहौल बिगाड़ देती है। प्रिया ने पहली बार आवाज ऊंची की। अगर श्रद्धा जैसी बनना जरूरी है तो हां, मैं बनूंगी, लेकिन अब किसी बंद कमरे में नहीं, कोर्ट के खुले दरवाजे में बात होगी। गौरव ने हाथ उठाया, लेकिन इस बार प्रिया पीछे नहीं हटी। उसने कहा, अब ये हाथ पुलिस के सामने उठेगा। उस रात वो कमरे में बैठी रही, हाथ में श्रद्धा की डायरी लिए। अगली सुबह जब वो थाने पहुंची तो पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्या ये कहानी सच है? प्रिया ने डायरी और सबूत मेज पर रख दिए। आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक शांत ज्वाला थी। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब प्रिया घर लौटी तो सास और गौरव की आंखों में पहली बार डर दिखा। वो अब भी उसे धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब प्रिया चुप नहीं थी। अगली सुबह पुलिस गौरव को समन देने आई। सास गुस्से से तिलमिला उठी, क्या हमारे जैसे इज्जतदार लोगों को अब थाने बुलाया जाएगा? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, इज्जत वो होती है जो इंसान की सोच से बनती है, सिर्फ पैसे और झूठी शान से नहीं। कोर्ट की तारीख तय हो गई। पूरे मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत परिवार की बहू कोर्ट तक पहुंच गई। कहते हैं किसी श्रद्धा की आत्महत्या की बात है। घर में कोई पुरानी लाश भी मिली थी क्या? लेकिन अब प्रिया को किसी की फिक्र नहीं थी। उस दिन जब वो कोर्ट में पेश हुई, हाथ में श्रद्धा की डायरी और तस्वीर लिए, तो वहां मौजूद हर शख्स कुछ देर के लिए चुप हो गया। जज ने पूछा, आप क्या कहना चाहती है? प्रिया की आवाज सधी हुई थी, पर आंखों में एक तूफान था। माय लॉर्ड, मेरे साथ जो हुआ वो एक हादसा नहीं, बल्कि एक रची गई साजिश थी। लेकिन ये कहानी मुझसे पहले भी किसी और की थी। श्रद्धा राजपूत, इस घर की पहली बहू। ये डायरी उसी की है। उसने इस घर में जो सहा वो अब मेरे साथ दोहराया गया। वकील ने डायरी कोर्ट में पेश की। जज ने ध्यान से पढ़ी हर लाइन। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वकील ने आगे कहा, श्रद्धा की डायरी में जिस सीढ़ी से गिराकर उसका गर्भपात करवाया गया, वो वही जगह है जहां प्रिया को भी उसी तरह चोट आई। दोनों मामलों में अस्पताल की रिपोर्ट में पैरों और पेट की गंभीर चोटें दर्ज हैं। दोनों ही मामलों में पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना दी गई। गौरव का वकील उठा, माय लॉर्ड, ये एक काल्पनिक कहानी है। कोई ठोस सबूत नहीं है कि श्रद्धा नाम की कोई लड़की इस घर में थी। तभी प्रिया ने एक पुराना एफआईआर नंबर कोर्ट में पेश किया। यह केस दर्ज हुआ था 5 साल पहले, लेकिन पैसे और धमकियों से इसे दबा दिया गया था। एफआईआर में श्रद्धा के पिता ने यही आरोप लगाए थे, मानसिक उत्पीड़न, दहेज की मांग और हत्या की कोशिश। लेकिन कुछ दिन बाद श्रद्धा लापता घोषित कर दी गई। जज ने सिर उठाकर पूछा, क्या श्रद्धा आज भी लापता है? प्रिया ने जवाब दिया, नहीं माय लॉर्ड, मैं मानती हूं कि वो मर चुकी है, उसी बंद कमरे में। उसकी आत्मा ने ही मुझे उस कमरे तक पहुंचाया, और जब मैंने अलमारी खोली तो उसकी डायरी मिली। दीवारों पर खून के निशान अब भी है। ये कोई भूत नहीं, एक औरत की आखिरी चीख थी जो किसी ने नहीं सुनी। जज ने आदेश दिया कि पुलिस श्रद्धा की गुमशुदगी को फिर से खोले और उस कमरे की फॉरेंसिक जांच हो। अगली सुनवाई में पुलिस रिपोर्ट सामने आई। दीवारों पर खून के पुराने निशान मिले थे। लकड़ी की अलमारी के पीछे एक चुन्नी का टुकड़ा भी बरामद हुआ, श्रद्धा के खून से सना। डीएनए जांच से पुष्टि हुई, श्रद्धा की मां के सैंपल से मेल खाता था। अब कोर्ट का माहौल गर्म हो चुका था। वकील ने गौरव से सवाल किया, क्या आपको श्रद्धा याद है? गौरव पहली बार हड़बड़ाया। वो
एक पुरानी बात थी। वो बीमार थी, डिप्रेशन में थी। वकील ने चीखते हुए पूछा, या फिर उसे आपने और आपकी मां ने इस हद तक तोड़ा कि उसने आत्महत्या कर ली और फिर उस सच को दीवारों में कैद कर दिया? गौरव चुप रहा। वकील ने कहा, आपने दो दो औरतों की कोख को मार डाला, एक को दहेज के लिए, दूसरी को अपनी मर्दानगी और सत्ता दिखाने के लिए। सास की भी चीख निकल पड़ी, झूठ है, हमने कुछ नहीं किया। जज ने हथौड़ा बजाया, शांति बनाए रखें। कोर्ट में अब अंतिम बहस हो रही थी। प्रिया का वकील बोला, माय लॉर्ड, अगर श्रद्धा की आत्मा प्रिया को न बुलाती तो शायद आज भी ये सच मिट्टी के नीचे दबा होता। लेकिन अब ये सिर्फ एक घरेलू हिंसा का मामला नहीं रहा। ये एक हत्या, एक साजिश और न्याय के सिस्टम के साथ खिलवाड़ का मामला है। जज ने सिर झुकाया। केस की गंभीरता को देखकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। प्रिया कोर्ट से बाहर आई तो भीड़ में श्रद्धा के बूढ़े मां बाप खड़े थे। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर कुछ हल्की उम्मीद थी। प्रिया ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। मैं वादा करती हूं, इस बार आपकी बेटी का सच नहीं दबेगा। उस रात जब वो घर लौटी तो गौरव और उसकी मां को पुलिस गिरफ्तार करने आई। सास चिल्ला रही थी, हमने जो किया वो सबने किया है, औरतें तो होती ही इस लायक है। लेकिन इस बार कोई नहीं चुप रहा। अदालत की अगली सुनवाई में भीड़ कुछ ज्यादा थी। मीडिया अब इस केस में दिलचस्पी लेने लगी थी। सुर्खियों में एक ही सवाल था, श्रद्धा को मिलेगा इंसाफ? प्रिया कोर्ट में सादी साड़ी में आई थी, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर ठहराव। उसके वकील ने अपना अंतिम तर्क जज के सामने रखा। माय लॉर्ड, इस देश में हर साल हजारों औरतें दहेज, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती है, लेकिन सबूत के अभाव में उनका सच अदालत तक नहीं पहुंच पाता। इस केस में पहली बार एक मृत आत्मा की पुकार ने दूसरी बहू को आवाज दी और उसने हिम्मत दिखाई। आज श्रद्धा की डायरी, पुराने एफआईआर, फॉरेंसिक साक्ष्य और दोनों पीड़िताओं की चोटों की समानता ये सिद्ध करती है कि ये मात्र संयोग नहीं था, ये एक सिलसिला था, एक गुनाह जिसे परंपरा का नाम देकर छुपाया गया। जज ने गौरव और उसकी मां से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? गौरव अब पूरी तरह टूट चुका था, आंखें झुकी हुई, पसीना बह रहा था। बोला, मैं बस मां की बात मानता रहा। मुझे लगा औरतों को बस आदेश दिए जाते हैं, मैंने कभी सवाल नहीं किया। श्रद्धा मर गई, मैंने उसे मारा नहीं, पर शायद बचा भी नहीं पाया। सास अब भी जुबान संभालने को तैयार नहीं थी। औरतों की जिम्मेदारी है घर संभालना। जरा सी बात पर कोर्ट पहुंच जाएंगी तो घर कैसे चलेंगे? जज ने बिना भाव के कहा, आपने जिस परंपरा का हवाला दिया उसने 2 जिंदगियां निगल ली। श्रद्धा को खो दिया, प्रिया को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब न्याय इसी व्यवस्था का हिस्सा है। फैसला सुनाया गया। अदालत गौरव राजपूत और उसकी मां सरोज राजपूत को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, 498 और 306 के तहत दोषी मानती है। अदालत श्रद्धा की मृत्यु को आत्महत्या नहीं, परिस्थितिजन्य हत्या मानती है। न्यायालय दोनों को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही प्रिया को सुरक्षा और स्वतंत्र जीवन की गारंटी दी जाती है। पूरा कोर्टरूम कुछ पलों के लिए सन्न रहा। प्रिया की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये राहत, गर्व और निडरता के थे। श्रद्धा के माता पिता, जो अब तक हर उम्मीद खो चुके थे, प्रिया के पास आकर बोले, तूने हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, बस आशीर्वाद देंगे। प्रिया ने उनके चरणों को छूते हुए कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मीडिया के कैमरे उसकी तरफ बढ़े। आप अब क्या करेंगी? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ जीऊंगी, अपने लिए, उन हजारों श्रद्धाओं के लिए जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता।
अब मैं वकील बनना चाहती हूं, ताकि ऐसी हर बहू, हर लड़की, हर औरत को ये यकीन दिला सकूं कि सच अगर साहस से जुड़ जाए तो सबसे बड़ी अदालत उसे सुनती है और जवाब भी देती है। कुछ महीने बाद वो घर, जहां कभी सांस की दहाड़ और चूड़ियों की खनक में दर्द छुपा था, अब सील हो चुका था। उसकी दीवारों पर अब खामोशी थी। श्रद्धा की आत्मा को शायद अब शांति मिल चुकी थी। प्रिया अब लॉ कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। हॉस्टल के अपने छोटे से कमरे में श्रद्धा की डायरी अब एक किताब की शक्ल में थी, जिसका नाम उसने रखा था सपनों की उड़ान। और उस किताब की पहली लाइन थी, एक औरत जब टूटती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सपना मरता है, लेकिन जब वही औरत उठती है तो पूरी पीढ़ी की उड़ान तय हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।